मार डालो। फिर भी कोई यकीन नहीं करेगा कि एक दिन सिस्टम अचानक तुमसे कहे कि अगर तुम 3 साल के भीतर 99 परफेक्ट रिलेशनशिप पूरे कर लोगे तो तुम्हें 50 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, और तुमने इस बात पर सचमुच भरोसा भी कर लिया। इतना ही नहीं, तुम तुरंत एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड बन गए और पागलों की तरह लक्ष्य पूरा करने में जुट गए। तुम्हारा सिद्धांत साफ था, रिश्ता बनाओ, लक्ष्य पूरा करो और फिर ब्रेकअप कर लो। लेकिन उसे नहीं पता था कि 3 साल में बनाए गए उन 99 रिश्तों में से एक लड़की ऐसी भी थी जो बहुत जल्द फिर उसकी जिंदगी में लौटने वाली थी, और वही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। उसने तुम्हारे नाम पर एक भारी भरकम दुर्घटना बीमा पॉलिसी खरीद रखी थी, और जिस दिन तुम 99वां रिश्ता पूरा करके गर्व से घर लौट रहे थे, उसी दिन एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक चौराहे से निकला और सीधे तुम्हें टक्कर मार दी। तुम हवा में पूरे 360 डिग्री घूमे और दूर जाकर गिरे। जब दोबारा होश आया तो तुम अस्पताल में थे। अच्छी खबर यह थी कि तुम मरे नहीं थे। बुरी खबर यह थी कि सिर पर चोट लगने से तुम्हारी ऑप्टिक नर्व क्षतिग्रस्त हो गई थी और तुम पूरी तरह अंधे हो चुके थे। बीमा दावा करने के बाद शुरुआती जांच में तुम्हें प्रथम श्रेणी विकलांगता घोषित किया गया और बीमा कंपनी ने तुरंत तुम्हारे खाते में 50 लाख रुपए भेज दिए। तुम ये सुनकर हंसो या रो समझ नहीं पा रहे थे। हालांकि सिस्टम ने भरोसा दिलाया कि 1 महीने बाद वह तुम्हारी आंखें फिर से ठीक कर देगा, लेकिन ये सब कुछ हद से ज्यादा बेतुका लग रहा था। बिस्तर पर लेटे लेटे तुम गुस्से में बोले, ओए निकम्मे सिस्टम, जरा उन उपन्यासों वाले अमीर बनाने वाले सिस्टम से कुछ सीख। सीधे बैंक खाते में पैसे नहीं भेज सकता था? ट्रक से जरूरी था क्या? सिस्टम ने आराम से जवाब दिया, होस्ट, अगर सीधे पैसे ट्रांसफर करता तो उस पर टैक्स लगता। 20% आकस्मिक आयकर कटने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ 40 लाख बचते, लेकिन बीमा मुआवजा टैक्स फ्री होता है, इसलिए पूरे 50 लाख तुम्हें मिले हैं। क्या यह ज्यादा उचित नहीं है? तुम कुछ पल के लिए चुप रह गए। अच्छा, तो तुम्हें कानून की अच्छी जानकारी है? हाँ, मेरे अंदर कानूनी सलाहकार मॉड्यूल मौजूद है। तो फिर कोई इंसानियत वाला मॉड्यूल क्यों नहीं लगाया? क्षमा करें, वह मॉड्यूल अभी तक विकसित नहीं किया गया है। यह सुनकर तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं बचा। छोड़ो, 1 महीना ही तो है, इसे अंधे व्यक्ति की जिंदगी का अनुभव समझ लेता हूँ। इसी दौरान वार्ड का दरवाजा खुला और एक नर्स अंदर आई। डॉक्टर जी, मैं आपकी आंखों में दवा डालने आई हूँ, थोड़ा उठकर बैठिए, थोड़ी तकलीफ होगी इसलिए हिलिएगा मत। तुम सहारा लेकर बैठ गए। तुम्हें महसूस हुआ कि आंखों पर बंधी पट्टियां एक एक करके हटाई जा रही हैं। त्वचा पर हवा लगने की ठंडी अनुभूति हो रही थी। तभी नर्स अचानक बोली, क्या आप मरीज के परिवार से हैं? ये सवाल स्पष्ट रूप से तुमसे नहीं पूछा गया था। तुम्हारा दिल धक से रह गया। कोई मिलने आया है? क्या वह तुम्हारा रूममेट त्यान होगा? आखिर अस्पताल में भर्ती होने की बात बहुत कम लोगों को पता थी। तुमने बिना सोचे पूछा, अरे त्यान, आज ऑफिस नहीं गए क्या? नर्स के हाथ अचानक रुक गए। उसने अनायास पीछे खड़े उस बेहद खूबसूरत और शांत स्वभाव वाली लड़की की ओर देखा। इतनी खूबसूरत लड़की को यह आदमी त्यान कह रहा है। कुछ सेकंड बीत गए लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तुम्हें अजीब लगा। त्यान तो बहुत बातूनी था और अभी जो कदमों की आवाज आई थी वह भी काफी हल्की। तभी नर्स बोली, थोड़ा सह लीजिए। अगले ही पल आखिरी पट्टी भी हट गई। तुरंत ऐसा लगा जैसे किसी ने सैकड़ों सुइयां तुम्हारी आंखों में घोंप दी हो। भयानक दर्द से तुमने दांत भींच लिए, मुट्ठियां कस गईं और माथे पर पसीना छलक आया। लेकिन तभी एक बेहद मुलायम और गर्म हाथ ने धीरे से तुम्हारी मुट्ठी को थाम लिया। वह हाथ हल्के हल्के तुम्हारे हाथ की पीठ सहला रहा था, मानो तुम्हारा दर्द कम करना चाहता हो। तुम तुरंत ठिठक गए। ये त्यान का खुरदुरा हाथ नहीं हो सकता था। अगले ही पल एक जानी पहचानी ठंडी लेकिन मधुर आवाज सुनाई दी, मैं हूँ। तुम्हारा दिल जोर से धड़क उठा। लियो रोयान, वही पहली गर्लफ्रेंड जिसे तुमने यह कहकर छोड़ दिया था कि हम दोनों के आधार नंबर अलग हैं, इसलिए हमारी मंजिल भी अलग है। उस बेहुदा बहाने को याद करके तुमने शर्मिंदगी से कहा, बहुत दिनों बाद मिले। लियो रोयान ने तुम्हारी नई पट्टियों से ढकी आंखों को देखा। करीब 2.5 सेकंड की चुप्पी के बाद वह बोली, तुम देख भी नहीं सकते। बगल में मेडिकल कचरा समेट रही नर्स हंसी रोक नहीं पाई। एक कह रहा था, बहुत दिनों बाद मिले, और दूसरी जवाब दे रही थी, तुम देख नहीं सकते। ये कैसा अजीब मजाक था। हंसने के बाद नर्स को अपनी गलती का एहसास हुआ। खांसी, दवा बदल दी है, आप लोग बात कीजिए। ये कहकर वह जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। लियो रोयान ने जैसे ही महसूस किया कि उसका हाथ अभी भी तुम्हारी मुट्ठी पर है, उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। तुमने माहौल हल्का करने की कोशिश की। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अस्पताल में हूँ? लियो रोयान ने शांत स्वर में कहा, समाचार में देखा था, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम हैरान रह गए। समाचार? उसने बिना कुछ कहे अपना फोन निकाला और आवाज पूरी बढ़ा दी। अगले ही पल समाचार चैनल की आवाज सुनाई दी। हाल ही में शहर में एक सड़क दुर्घटना हुई। एक युवक सड़क पार करते समय मोबाइल देख रहा था और एक ट्रक की चपेट में आ गया। तुम्हारा चेहरा तुरंत हरा पड़ गया। पता चला कि दुर्घटना की पूरी घटना ट्रैफिक कैमरों और डैश कैम में रिकॉर्ड हो गई थी, लेकिन असली शर्मिंदगी
अभी बाकी थी। वीडियो में तुम हवा में शानदार 360 डिग्री स्पिन लगाते हुए दिखाई दे रहे थे और जमीन पर गिरते ही तुमने पूरी जिद के साथ अपना दाहिना हाथ उठाकर ट्रक ड्राइवर को एकदम सही अंदाज में मिडिल फिंगर दिखा दी थी। हरकत इतनी स्वाभाविक थी कि मानो कोई आधुनिक कला का प्रदर्शन हो। यह वीडियो मूल रूप से सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए जारी किया गया था, लेकिन इंटरनेट पर वायरल हो गया। नेटिजन्स ने तरह तरह की टिप्पणियां की। कोई कह रहा था भाई उड़ गया लेकिन स्वाभिमान नहीं गया, तो कोई लिख रहा था मर जाओगे लेकिन अकड़ नहीं जाएगी। सब सुनने के बाद तुम्हारे चेहरे पर निराशा छा गई। तो मतलब मैं पूरे इंटरनेट पर मशहूर हो चुका हूँ? लियू रुयान ने सिर हिलाया, फिर ईमानदारी से बोली, सिर्फ इंटरनेट पर नहीं, मेरी माँ ने तो कल इसे फैमिली ग्रुप में भी शेयर किया था। तुम पूरी तरह टूट गए। मन ही मन सिस्टम को 108 बार कोसने लगे। तभी बेड के पास रखा तुम्हारा फोन बज उठा। मैं दूर से चांद के ऊपर। लियू रुयान ने फोन उठाया, कॉल रिसीव की और तुम्हारे कान के पास लगा दिया। अगले ही पल दूसरी तरफ से तुम्हारी माँ की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, बेटा मैं तुमसे कह रही हूँ माँ, बेकार की बातें मत सोचो। फोन काटने के बाद वार्ड में फिर से सन्नाटा छा गया। लियू रुयान ने फोन मेज पर रख दिया। उसकी नजर अनजाने में तुम्हारे मोबाइल के वॉलपेपर पर पड़ी। वह एक साधारण सा प्राकृतिक दृश्य था, किसी दूसरी लड़की के साथ कोई तस्वीर नहीं। उसने हल्का सा सिर झुका लिया और यूं ही पूछा, बस तुम अकेले हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? तुमने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया, मैं सिंगल हूँ। लियू रुयान कुर्सी खींचकर बैठ गई और चुपचाप तुम्हें देखने लगी। असल में जब वह पहली बार इस वार्ड में दाखिल हुई थी तब वह बेहद घबराई हुई थी। कभी वह तुमसे नफरत करती थी, इसलिए नहीं कि तुमने उसे धोखा दिया था, बल्कि इसीलिए कि जब वह तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी तब तुमने एक बेहद हल्के और लापरवाह कारण से रिश्ता खत्म कर दिया था। उस समय उसे लगता था कि शायद वही बहुत उबाऊ थी। आखिर पूरे 24 महीने के रिश्ते में उसकी सबसे बड़ी हिम्मत सिर्फ इतनी थी कि एक रात सड़क की लाइट के नीचे लाल चेहरा लिए पंजों के बल खड़ी होकर तुम्हारे होठों के कोने को हल्के से छू लिया था। वह अक्सर खुद को दोष देती थी, शायद लड़के इतनी धीमी प्रगति वाला रिश्ता बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन कल जब उसने वह वीडियो देखा तो उसका दिल लगभग रुक गया। उसने एक एक करके पुराने सहपाठियों को फोन किया और आखिरकार त्यान गौ से सच्चाई उगलवा ली। फोन पर त्यान गौ लगभग 250 किलो के बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा था। वह सिसकते हुए कह रहा था, नर्व डैमेज और हमेशा के लिए अंधापन। यह सुनकर लियू रुयान का दिल टूट गया। जब तुमने देखा कि वह कुछ नहीं बोल रही तो तुमने बात बदलने की कोशिश की। आज शुक्रवार है, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना था, छुट्टी ले ली। उसने एक सेब उठाया और छीलना शुरू कर दिया। वैसे भी थोड़ा आराम करना चाहती थी। तुम्हारे बारे में सुनकर सोचा रास्ते में तुम्हें भी देखती चलूं। तुम थोड़ा झेप गए। तुम्हें खास तौर पर आने की जरूरत नहीं थी। मेरी ये हालत बस अस्थाई है। मैं अकेले भी ठीक हूँ। कुछ समय बाद मेरी आंखें फिर ठीक हो जाएंगी। इतना सुनते ही लियू रुयान का हाथ अचानक रुक गया। उसकी आवाज कुछ डिग्री ठंडी हो गई। तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम जल्दी से बोले। सच में मेरी आंखों को कुछ नहीं हुआ। 1 महीने बाद मैं फिर देख पाऊंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। लियू रुयान ने सिर झुका लिया। सॉरी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी और उसमें साफ नाक से निकलती रुलाई सुनाई दे रही थी। तुम्हारा दिल अचानक बैठ गया। भले ही तुम देख नहीं सकते थे, लेकिन माहौल में बदलाव महसूस कर सकते थे। तुरंत तुम्हें चिंता होने लगी। लियू रुयान, क्या उस बेवकूफ त्यान गौ ने तुमसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया? सच में मैं ठीक हूँ। लियू रुयान ने होंठ भींच लिए और सिर उठाकर छत की ओर देखने लगी, मानो आंसुओं को वापस रोक रही हो, क्योंकि वह तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती थी। कॉलेज के दिनों में जब उसकी दादी का निधन हुआ था तो वह पूरी तरह टूट गई थी। उस समय तुम 1 हफ्ते तक गायब रहे। फिर तुमने किसी तरह जादू के कुछ बेहद खराब ट्रिक सीखे। एक भारी भरकम भालू की पोशाक पहनी और उसके सामने पत्तों की गड्डी बार बार गिराते रहे, बस इसलिए कि उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाए। उसकी नजर में तुम हमेशा ऐसे इंसान थे जो खुद चाहे कितना भी दुखी हो, दर्द में हो या थका हुआ हो, कभी शिकायत नहीं करता था। तुम सिर्फ अपनी खुशी दूसरों को दिखाते थे, बिल्कुल एक भोले कुत्ते की तरह। इसलिए जब तुम कह रहे थे कि 1 महीने बाद सब ठीक हो जाएगा तो उसे यकीन था कि तुम सिर्फ उसे बोझ महसूस न कराने के लिए झूठ बोल रहे हो। अगले ही पल एक गर्म आंसू तुम्हारे हाथ की पीठ पर गिरा। जीबो, तुम बिल्कुल पहले जैसे ही हो। हर चीज अकेले सहते हो, हमेशा मजबूत बनने का नाटक करते हो। उस आंसू की गर्माहट महसूस करके तुमने बेबसी से मुंह खोला, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। अगर तुम कहते कि तुम्हारे पास कोई सिस्टम है तो वह समझती कि तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। अगर कहते कि तुम सचमुच ठीक हो जाओगे तो वह समझती कि तुम निराशा में भी मुस्कुरा रहे हो। तुम बस चुपचाप बिस्तर पर पड़े रहे और कमरे में गूंजती दबी दबी सिसकियों को सुनते रहे। मन ही मन तुम सिर्फ यही सोच रहे थे, दीदी प्लीज अब और कल्पनाएं मत करो। तभी जब तुम किसी तरह त्यान गौ के आकर माहौल बचाने की दुआ कर रहे थे, वार्ड का दरवाजा अचानक जोर से खुल गया। साथ ही ऊंची एड़ी की सैंडल की तेज और स्पष्ट आवाज सुनाई दी। टक टक टक। हर कदम में जबरदस्त दबाव था।
स्पष्ट था कि आने वाला व्यक्ति त्यान गो नहीं हो सकता। उस परिचित कदमों की आवाज सुनते ही तुम्हारी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, यहाँ तक कि तुम्हारी बंद पलकों ने भी अनायास फड़कना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में वह शख्स बिस्तर के पास आकर रुक गया। लियो रोयान ने सिर उठाकर देखा। सामने एक महिला खड़ी थी। उसने बेहतरीन कटिंग वाला काला ट्रेंच कोट पहन रखा था, अंदर सफेद सिल्क शर्ट और हाई वेस्ट पैंट थी। मेकअप बेहद नफीस था और लाल लिपस्टिक उसकी आभा को और तेज बना रही थी। उसने दोनों हाथ सीने पर बांध रखे थे। पहले उसने तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर नजर लियो रोयान पर टिक गई। उसकी निगाहें इतनी आक्रामक थीं कि लियो रोयान भी थोड़ा असहज हो गई। हेलो, आप कौन है? मेरा नाम शेन मेंगशी है, मैं जीबो की बॉस हूँ। उसकी आवाज लियो रोयान से भी ज्यादा दबंग थी। वर्षों तक आदेश देने की आदत उसकी हर बात में झलक रही थी, लेकिन यह नाम सुनते ही तुम कंबल के अंदर पत्थर की तरह जड़ हो गए। शेन मेंगशी, तुम्हारी चौथी गर्लफ्रेंड और दूसरी कंपनी की सीईओ। 1 महीने पहले ही तुमने हमारी सोच नहीं मिलती और जेंडर के कारण जनरेशन गैप है जैसे बेहुदा बहाने बनाकर उससे ब्रेकअप किया था और तुरंत नौकरी छोड़ दी थी। लेकिन वह यहाँ कैसे पहुंच गई? तभी शेन मेंगशी ने लियो रोयान की ओर देखा। और तुम कौन हो? लियो रोयान ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं जीबो की दोस्त हूँ। दोस्त? शेन मेंगशी व्यंग्य से हंसी। गर्लफ्रेंड कहना चाहती हो शायद? ये कहकर वह सीधे बिस्तर के किनारे बैठ गई। उसने एक सेब उठाया, बड़ा सा कौर लिया और ठंडी हंसी के साथ बोली, जीबो कमाल है तुम भी। ब्रेकअप को 1 महीना भी नहीं हुआ और तुमने नई लड़की ढूंढ ली। मैं तो समझी थी कि ट्रक ने तुम्हें चल ही दिया होगा। तुम्हारे लिए तो मैं फूलों की माला तक ऑर्डर कर चुकी थी। तुम्हारी खोपड़ी सुन्न पड़ गई। शशेन मैडम, मेरी बात सुनिए। लेकिन इससे पहले कि तुम बात पूरी करते, लियो रोयान ने शांत स्वर में कहा, मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। शेन मेंगशी के सेब काटने की आवाज अचानक रुक गई। उसने सिर घुमाकर लियो रोयान को गौर से देखा। एक्स गर्लफ्रेंड? जी, बो का कॉलेज वाला पहला प्यार। लियो रोयान ने सिर हिलाया। शेन मेंगशी हंस पड़ी। क्या संयोग है, मैं भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। बगल में पड़े तुम शर्म से जमीन में गड़ने वाले थे। फिर शेन मेंगशी ने तुम्हारी ओर देखा। उसकी आलसी सी आवाज में गहरा गुस्सा छिपा था। लगता है भगवान की आंखें अभी भी खुली हैं। इतना बड़ा ट्रक भी तुम्हें मार नहीं पाया, लेकिन कम से कम तुम्हें अंधा तो बना गया। अब तुम किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर पाओगे, है ना? जी बो। अंधे महाराज, ये सुनते ही तुम्हारे होंठ पूरी तरह फड़क उठे। तुम्हारे चेहरे पर तुरंत अजीब सा भाव आ गया। ये दीदी साफ तौर पर तुम्हारी हालत पर हंसने और तमाशा देखने आई थी। लेकिन तभी लियो रोयान ने गहरी सांस ली, फिर सिर उठाकर ठंडी निगाहों से शेन मेंगशी की आंखों में देखते हुए कहा, बस करो। वह पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी है। अगर तुम उसका मजाक उड़ाने आई हो तो देख भी लिया, अब जा सकती हो। अपनी नाकाम मोहब्बत की कसक को इस तरह ऊपर से ताने मारकर छिपाने की जरूरत नहीं है। लियो रोयान की आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसका हर शब्द कील की तरह शेन मेंगशी के दिल में चुभ गया। शेन मेंगशी ने भौहें उठाई। वह नाराज होने के बजाय दिलचस्पी से मुस्कुरा दी। लगता है तुम उसकी काफी तरफदारी करती हो, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तुम भी तो कोने में छिपकर रो रही थी, है ना? ये कहते हुए वह झुक गई और लियो रोयान की हल्की लाल हुई आंखों को घूरते हुए बोली, इतना महान बनने का नाटक मत करो। हम दोनों एक जैसे हैं। हम दोनों को इसी कमीने ने छोड़ दिया था। फिर कौन किससे ज्यादा सम्मानित या महान है? ये कहकर शेन मेंगशी ने सिर घुमाकर तुम्हारी तरफ देखा और पूछा, जी बो बताओ, क्या मैं गलत कह रही हूँ? उसने तुम्हारे नाम एक भारी भरकम दुर्घटना बीमा पॉलिसी खरीद रखी थी। इस समय तुम अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए थे। आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा था और सिर की त्वचा में झुनझुनी सी दौड़ रही थी। तुम सोच रहे थे कि बेहोश होने का नाटक जारी रखो या नहीं। तभी दरवाजे की तरफ से किसी के चुपचाप मूंगफली या सूरजमुखी के बीज चबाने की आवाज आई। आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन इस तनावपूर्ण माहौल में वह किसी धमाके से कम नहीं लग रही थी। वो, माफ कीजिए, गपशप इतनी मजेदार थी कि मैं सुनते सुनते बीच खाती रह गई। दरवाजे पर एक छोटी बालों वाली लड़की खड़ी थी। उसने सफेद रंग की बिल्ली वाली टी शर्ट और हल्के नीले रंग की शॉर्ट्स पहन रखी थी। उसकी टांगें गोरी और सीधी थी। जब शेन मेंगशी और लियो रोयान ने उसकी ओर देखा तो उसने जल्दी से बाकी बचे बीज अपनी जेब में ठूंस लिए। आप लोग जारी रखिए, जारी रखिए, उसने मुस्कुराकर कहा। उसके गालों पर 2 प्यारे डिंपल उभर आए। फिर जैसे उसे कुछ याद आया, उसने बाहर झांका। अभी तो हम दोनों साथ में चोरी छिपे सुन रहे थे, तुम अकेली बाहर क्यों छिपी हो? ये कहते हुए उसने बाहर किसी का हाथ पकड़ा और मूली की तरह खींचकर अंदर ले आई। वह महिला सिर से पैर तक ढकी हुई थी। धूप का चश्मा, मास्क और कैप पूरी तरह से छिपी हुई। अचानक अंदर खींचे जाने पर वह बुरी तरह घबरा गई। उसने बैग की पट्टी कसकर पकड़ रखी। कमरे में मौजूद सबकी नजरें उस पर टिक गईं। कुछ क्षण हिचकिचाने के बाद उसने हाथ उठाया। हाय, उसने बेहद धीमी आवाज में अभिवादन किया। उधर बिस्तर पर लेटे हुए तुमने जैसे ही उस बिल्ली वाली टी शर्ट पहने लड़की की आवाज सुनी, तुरंत बिजली की गति से कंबल खींचकर खुद को सिर से पांव तक ढक लिया। अब तो सब आ गए थे। पहला प्यार, जूनियर छात्रा, फिल्म स्टार, महिला सीईओ, तुम्हारी चारों एक्स गर्लफ्रेंड्स एक ही समय और एक ही जगह पर इकट्ठा थी। और ये सब उस दिन हो रहा था
जब तुम अंधे हो चुके थे। चूंकि सब आ ही गए हैं तो क्यों ना एक दूसरे से परिचय कर लिया जाए। बिल्ली वाली टी शर्ट पहनने वाली लड़की को इस भयावह माहौल का बिल्कुल एहसास नहीं था। वह बिस्तर के पास आई और गर्व से बोली, मेरा नाम वू मेंगमेंग है, मैं दूसरे वर्ष की छात्रा हूँ और जी बो की दूसरी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। उसने लियो रुयान की ओर इशारा किया। ये नंबर 1 है। फिर शेन मेंगशी की ओर इशारा किया। और ये जबरदस्त आभा वाली दीदी नंबर 4 है। आखिर में उसने उस पूरी तरह ढकी हुई महिला को आगे खींचा। और ये नंबर 3 है। वो मेंगमेंग ने सिर खुजलाते हुए कहा, लेकिन सच बताऊं, तुम तीनों इतनी सुंदर क्यों हो? मुझे तो बहुत दबाव महसूस हो रहा है। उस महिला को इस अचानक परिचय से संभलने का मौका ही नहीं मिला। उसने गहरी सांस ली, जैसे कोई बड़ा फैसला कर रही हो। फिर धीरे धीरे अपना चश्मा और मास्क उतार दिया। एक बेहद सुंदर, कोमल और मासूम चेहरा सामने आया। शेन मेंगशी की आंखें फैल गईं। लियो रुयान भी स्तब्ध रह गई। वो मेंगमेंग उत्साहित होकर बोली, पहचान लिया ना, हाल ही में सुपरहिट वेब ड्रामा की सेकंड लीड शाओ शाओ भी, मनोरंजन जगत की उभरती हुई स्टार, वही मासूम छवि वाली अभिनेत्री जिसके लाखों फैन हैं। और जीबो की तीसरी एक्स गर्लफ्रेंड। शाओ शाओ भी का चेहरा तुरंत लाल हो गया। मैं सिर्फ एक अभिनेत्री हूँ, कोई बड़ी स्टार नहीं, उसने शर्माते हुए कहा। मेरा नाम शाओ शाओ भी है और मैं भी जीबो की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। ठीक है, अब जब सब आ गए हैं तो बैठकर बातें करते हैं। कुर्सियां कम थी, इसलिए वो मेंगमेंग सीधे तुम्हारे बिस्तर पर बैठ गई। वैसे भी इसे कुछ दिखाई नहीं देता, मैं यहीं बैठ जाती हूँ। लेकिन जैसे ही वह बैठी, ठन, उसकी जेब से एक चमकती हुई चीज गिरकर जमीन पर आ गई। वो एक सर्जिकल स्कैल्पेल था। पतली धार, ठंडी चमक। कमरे का तापमान मानो अचानक शून्य हो गया। लियो रुयान की नजरें जम गई। शेन मेंगशी की भौहें फड़क उठी। शाओ शाओ भी डरकर आधा कदम पीछे हट गई। ओह सॉरी। वो मेंगमेंग बिल्कुल शांत रही। उसने स्कैल्पेल उठाया और हाथ में घुमाते हुए बोली, घबराइए मत, मैं फॉरेंसिक मेडिसिन की छात्रा हूँ। जेब में चीर फाड़ वाला चाकू रखना बिल्कुल सामान्य बात है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कहता, खटाक, उसकी दूसरी जेब से एक छोटा ग्लास ब्रेकर हथौड़ा भी गिर पड़ा। शाओ शाओबी ने हथौड़े को देखा और चुपचाप शेन मेंगशी के पीछे जाकर खड़ी हो गई। वो मेंगमेंग बोली, सब जानते हैं कि फॉरेंसिक के छात्र हड्डियां तोड़ने के लिए हथौड़ा साथ रखते हैं, इसमें क्या अजीब बात है? फिर उसने हथौड़ा उठाकर तुम्हारे कंबल पर थपथपाया। यकीन नहीं हो रहा तो इससे पूछ लो। कंबल के नीचे छिपे तुम 2 सेकंड तक चुप रहे। फिर कांपता हुआ हाथ बाहर निकाला और ओके का इशारा किया। अगले ही पल हाथ वापस अंदर गायब हो गया। वो मेंगमेंग संतुष्ट होकर मुस्कुराई। फिर उसने शाओ शाओबी की तरफ देखा। तो बताओ, इसने तुमसे ब्रेकअप कैसे किया था? शाओ शाओबी ने घबराकर उंगलियां मरोड़नी शुरू कर दी। उसने कहा था कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कल रात सपने में आई थी और बोली थी कि हमारी कुंडली नहीं मिलती, इसलिए हमें अलग होना पड़ेगा। कमरा 3 सेकंड तक बिल्कुल शांत रहा। फिर शेन मेंगशी की नजरें सीधे लियो रोयान पर जा टिकी। मतलब साफ था, सपने में आई एक्स गर्लफ्रेंड यानी तुम। लियो रोयान का चेहरा सख्त हो गया। ऐसा कुछ नहीं था, उसने ठंडे स्वर में कहा। हम सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। तभी किसी की हंसी छूट गई। सबकी नजरें तुरंत शाओ शाओबी पर टिक गई। वह मुंह ढककर बुरी तरह हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। सॉरी, मैं नहीं हंस रही, सच में नहीं हंस रही। फिर वो मेंगमेंग ने बाकी दोनों की ओर देखा। और तुम लोगों का क्या बहाना था? लियो रुयान बोली। उसने कहा कि हमारे आधार कार्ड मतलब पहचान संख्या अलग है, इसलिए हम एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं है। शेन मेंगशी दांत पीसते हुए बोली। और मुझसे कहा कि हमारा जेंडर अलग है, इसलिए हमारे विचार नहीं मिल सकते। इतना सुनते ही शाओ शाओबी की हंसी पूरी तरह फूट पड़ी। वह पेट पकड़कर हंसने लगी। वो मेंगमेंग ने उसकी पीठ थपथपाई। दीदी, थोड़ा कंट्रोल करो, हम अभी बदला लेने वाले गठबंधन की बैठक में हैं। ये बहुत गंभीर और दुखद मामला है। फिर उसने जोर से तुम्हारे कंबल पर थपकी मारी। जीबो, सपने में आई एक्स गर्लफ्रेंड, 2 किलोमीटर लंबी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, पहचान संख्या अलग, जेंडर अलग। तुम्हारे दिमाग में आखिर किस नस्ल के अमीबा पल रहे हैं? इस समय तुम अस्पताल के बिस्तर पर कंबल में सिर छिपाए, आंखें कसकर बंद किए पड़े थे। तुम्हारी आंखों के कोनों से बेबसी के आंसू बह रहे थे। घटिया सिस्टम, अगर मौका मिले तो मैं अभी इसे अनइंस्टॉल कर दूं। तभी वो मेंगमेंग ने अपनी उंगली से बिस्तर पर बने उस कंबल के गोले को हल्के से छेड़ा। उसकी आवाज में मजाक और उत्सुकता साफ झलक रही थी। वैसे 2 साल में 4 गर्लफ्रेंड, बीच के खाली समय को भी जोड़ लें तो एक रिश्ता 6 महीने भी नहीं चला। सीनियर, तुम्हारी इतनी तेजी से पार्टनर बदलने की स्पीड देखकर तो लगता है कि तुम सचमुच टाइम मैनेजमेंट के मास्टर हो। कंबल के अंदर पूरी तरह सन्नाटा था। तुमने जवाब देने की हिम्मत नहीं की, लेकिन कमरे में मौजूद बाकी 3 महिलाओं के चेहरे पर अलग अलग भाव उभर आए। लियो रोयान ने सिर झुकाए रखा, कुछ नहीं बोली, मगर कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। शेन मेंगशी खिड़की के पास खड़ी थी, उसका जबड़ा कस गया था और शाओ शाओ बेई सिर झुकाए अपने होंठ दबाए खड़ी थी। क्या वे तुमसे नफरत करती थी? ये सवाल
चारों के दिलों में घूम रहा था। जब वे रिश्ते में थीं, तब उनकी दुनिया में सिर्फ तुम थे, लेकिन एक दिन तुमने किसी हास्यास्पद और समझ से परे कारण से अचानक उनसे ब्रेकअप कर लिया। ऐसे में नफरत न करना कैसे संभव था? लेकिन अब जब वे तुम्हें अस्पताल के बिस्तर पर पड़े देख रही थी, आंखों पर मोटी पट्टियां बंधी थी, पास कोई देखभाल करने वाला भी नहीं था, तो बरसों से जमा गुस्सा जैसे अचानक बेमानी लगने लगा। सबसे पहले लियो रोयान उठी। उसने अपना बैग उठाया और शांत स्वर में कहा, जी वो अभी अभी होश में आया है, उसे आराम करने दो, उसकी चोटों को ठीक होने दो। ये कहकर वह बिना किसी के जवाब का इंतजार किए बाहर चली गई। शेन मेंगशी ने कंबल की तरफ एक गहरी नजर डाली। ऐसा लगा जैसे वह कोई तीखी बात कहना चाहती हो, लेकिन आखिर में बस एक ठंडी हंसी हंसकर ऊंची एड़ी की सैंडल की आवाज के साथ बाहर निकल गई। कमरे में अचानक काफी खालीपन महसूस होने लगा। शाओ शाओ बेई दरवाजे तक पहुंची। फिर जैसे उसे कुछ याद आया, वह जल्दी से बाहर गई और कुछ सेकंड बाद एक सुंदर पैकिंग वाली फलों की टोकरी लेकर वापस लौटी। उसने टोकरी धीरे से बेड साइड टेबल पर रखी और कंबल के पास झुक गई। जीबो, मैं तुम्हारे लिए फल लाई हूँ, सब धोकर लाई हूँ। कंबल के अंदर तुम थोड़ा हिले, लेकिन कुछ नहीं बोले। शाओ शाओ बेई ने हल्का सा ठहर कर कहा, मुझे नहीं पता कि तुमने उस समय अचानक ब्रेकअप क्यों किया था, लेकिन मैं यकीन नहीं करती कि तुम कोई बुरे इंसान हो। उसने होंठ काटे। मुझे लगता है कि तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी। जब भी तुम सच बताना चाहो मुझे जरूर बताना, चाहे कोई बहाना ही क्यों ना बना दो, मैं उसे भी स्वीकार कर लूंगी। लेकिन कंबल के भीतर अब भी खामोशी थी। वह असहाय होकर मुस्कुराई। अपना ख्याल रखना, अब तुम देख नहीं सकते, किसी केयरटेकर को रख लेना, हर बात अकेले मत संभालना, अगर पैसों की जरूरत हो तो मैं तुम्हें उधार दे सकती हूँ। इस बार आखिरकार कंबल के भीतर से एक हाथ बाहर निकला और धीरे से हिल गया, जैसे कह रहा हो जरूरत नहीं। उस हाथ को देखकर शाओ शाओ बेई की आंखें लाल हो गईं, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ठीक है, मैं चलती हूँ। उसने मास्क और चश्मा पहनकर अपना चेहरा ढक लिया और कमरे से बाहर चली गई। गलियारे में कदमों की आवाज भी धीरे धीरे गायब हो गई। काफी देर बाद तुमने राहत की सांस लेते हुए कंबल नीचे खींचा। पट्टियों से ढकी आंखें दिखाई देने लगी। तुमने लंबी सांस छोड़ी। आखिरकार सब चले गए, लेकिन तुम्हारी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक कड़क किसी के सेब काटकर खाने की आवाज कानों में गूंजी। तुम चौंक गए। वो मेंग मेंग बगल वाले खाली बिस्तर पर बैठी थी और बड़े मजे से सेब खा रही थी। वह मुस्कुराकर बोली, तो तुम गूंगे नहीं हो? तुमने बेबस होकर आह भरी, सारे फल मत खा जाना, मेरे लिए भी छोड़ देना। वो मेंग मेंग ने आंखें घुमाई। खाना है तो खुद उठाकर खाओ, अंधे। फिर उसकी आवाज में शरारत खुल गई। सीनियर, गर्लफ्रेंड चुनने का तुम्हारा स्वाद तो कमाल का है। चार चार खूबसूरत लड़कियां। सच बताओ, क्या और भी एक्स गर्लफ्रेंड हैं जो आज नहीं आई? तुमने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, मेरी भी कुछ सीमाएं हैं। सच में सिर्फ तुम चारों ही थी। सीमाएं? वो मेंग मेंग हंस पड़ी। तुम्हारे पास भी ऐसी कोई चीज है? तुम एकदम चुप हो गए, लेकिन अगले ही पल ठन ठन धातु के टकराने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सर्जिकल चाकू और कांच तोड़ने वाला हथौड़ा बेड साइड टेबल पर रख रहा हो। तुम्हारी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। तुम क्या कर रही हो? लेकिन वो मेंग मेंग ने जवाब नहीं दिया। वह दरवाजे तक गई और क्लिक, कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। फिर उसने अपने बालों की रबर निकाली और बिखरे हुए छोटे बालों को एक साफ सुथरी पोनी टेल में बांध लिया। उसकी हर हरकत में किसी प्रोफेशनल की तरह काम शुरू करने वाली तैयारी झलक रही थी। वह धीरे धीरे तुम्हारे बिस्तर के पास आई। उसके चेहरे पर मीठी मुस्कान थी, आवाज भी उतनी ही नरम। सीनियर, तुम्हें याद है जब हम रिलेशनशिप में थे तब मैंने एक बात कही थी? वो मेंग मेंग बिस्तर के किनारे खड़ी होकर मुस्कुराई। मैंने कहा था मेरी डिक्शनरी में ब्रेकअप नाम की कोई चीज नहीं होती। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। मेरी डिक्शनरी में सिर्फ विधवा होती है। तुम्हारा पूरा शरीर सिहर उठा और आवाज तक बदल गई। रुको रुको, वो तो बस एक मजाक था। वो मेंग मेंग मुस्कुराई। अरे, सच्ची बातें तो अक्सर मजाक में ही कही जाती हैं। उसकी आवाज और भी नरम हो गई, जैसे किसी बच्चे को बहला रही हो। चिंता मत करो, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। मेरा हाथ बहुत साफ है। एक ही बार में काम खत्म और तुम बहुत शांति से विदा हो जाओगे। अगले ही पल धप धप की आवाज के साथ उसने अपने जूते उतार दिए और सीधे अस्पताल के बिस्तर पर कूद गई। गद्दा नीचे धंस गया और एक हल्की सी खुशबू तुम्हारी नाक में भर गई। तुम्हें महसूस हुआ कि कोई तुम्हारे बगल में एक घुटने के बल बैठा है और ऊपर से तुम्हारी ओर झुक रहा है। वो मेंग मेंग धीरे से बोली, हिलना मत, नहीं तो गलत जगह कट सकता है। अब तुम सचमुच घबरा गए। क्या यह पागल लड़की सिर्फ इसीलिए तुम्हें यहीं काट कर रख देगी क्योंकि तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया था? ये सोचकर तुमने हाथ बढ़ाकर उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन अंधाधुंध हाथ घुमाते हुए अचानक तुम्हारी उंगलियां किसी बेहद मुलायम चीज से टकरा गईं। बहुत मुलायम। पतली टी शर्ट के पार भी उसकी नरमी और लोच साफ महसूस हो रही थी। तुम्हारा दिमाग
दिमाग एक पल के लिए बिल्कुल खाली हो गया, हाथ हवा में ही रुक गया, जैसे समय एक सेकंड के लिए थम गया हो। बदतमीज, छटाक, एक जोरदार थप्पड़ तुम्हारे कंधे पर पड़ा। अगले ही पल वो मैंग मैंग डरी हुई बिल्ली की तरह तुमसे दूर उछल गई। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। उसके कान शर्म से लाल हो चुके थे। दोनों हाथों से उसने अपनी छाती ढक ली और दांत पीसते हुए बोली, अभी तुमने क्या छुआ था? तुमने चुपचाप हाथ कंबल के अंदर खींच लिया। पीठ पर ठंडा पसीना बह रहा था। कुछ नहीं, वो मैंग मैंग गुस्से से बोली। झूठे, तुमने तो दबाकर भी देखा था। तुम शर्म से सिर खुजलाने लगे। वो बस रिफ्लेक्स था। वो मैंग मैंग तुम्हारे पट्टियों से ढके चेहरे को घूरती रही और काफी देर बाद गुस्से में नाक सिकोड़ कर रह गई। उसी समय मुख्य चिकित्सक के कार्यालय में लियू रुयान डॉक्टर की मेज के सामने खड़ी थी और मेडिकल रिपोर्ट को घूर रही थी। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। डॉक्टर, क्या उसकी आंखें सच में ठीक नहीं हो सकती? डॉक्टर ने चश्मा ठीक किया और बेबसी से आह भरी। ऑप्टिक नसों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा है। ये कार्यात्मक अंधापन है। हमने सामान्य उपचार किए हैं लेकिन असर बहुत कम है। दोबारा देखने की संभावना बेहद कम है। लियू रुयान के होंठ कसकर भींच गए। पैसे की चिंता मत कीजिए, अगर इलाज हो सकता है तो चाहे जितना खर्च हो मैं इंतजाम कर लूंगी, या फिर हम उसे राजधानी के सबसे अच्छे नेत्र अस्पताल में ले जा सकते हैं। डॉक्टर ने उसकी ओर देखा। दूसरे अस्पताल ले जाना बुरा विचार नहीं है, लेकिन देश के सबसे बड़े विशेषज्ञ भी यह गारंटी नहीं दे सकते कि उसकी दृष्टि वापस आ जाएगी। फिर डॉक्टर अचानक उलझन में पड़ गया। हालांकि एक बात अजीब है, मरीज खुद बिल्कुल चिंतित नहीं दिखता। जब मैंने उसे उसकी हालत बताई तो उसने बहुत विश्वास से कहा कि वह 1 महीने बाद ठीक हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आता कि उसे इतना भरोसा कहां से मिल रहा है। लियू रुयान की आंखें कांप उठी। 1 महीने बाद ठीक हो जाएगा, उसके लिए यह आत्मविश्वास नहीं था, ये एक टूटे हुए इंसान का झूठ था जो अपने आसपास के लोगों को चिंता में नहीं डालना चाहता था। वह आखिर कब तक सब कुछ अकेले सहता रहेगा? लाल आंखों के साथ लियू रुयान डॉक्टर के कमरे से बाहर निकली, लेकिन उसने देखा कि शेन मेंगशी पहले से ही गलियारे की दीवार के सहारे खड़ी थी। उसकी उंगलियों में एक बिना जलाई हुई ग्रेट थी। शेन मेंगशी ने उसकी ओर देखा। पूछ लिया? लियू रुयान ने चुपचाप सिर हिला दिया। दोनों साथ लिफ्ट में दाखिल हुई। किसी ने कुछ नहीं कहा। अस्पताल से बाहर निकलने तक माहौल खामोश रहा। तेज धूप आंखों को चुभ रही थी। शेन मेंगशी ने अपना धूप का चश्मा पहना और बोली, मैंने अपने सचिव को राजधानी और विदेशों के सबसे बड़े नेत्र विशेषज्ञों से संपर्क करने को कहा है। जैसे ही कोई इलाज की योजना मिलेगी उसे तुरंत वहां भेज दिया जाएगा। लियू रुयान रुक गई, लेकिन वह खुद हकीकत स्वीकार नहीं कर रही। उसे पूरा यकीन है कि वह 1 महीने बाद अपने आप ठीक हो जाएगी। शेन मेंगशी ठंडी हंसी हंसी। उसकी मर्जी से कुछ नहीं होगा। मरीज अक्सर खुद को धोखा देते हैं। जरूरत पड़ी तो उसे बांधकर विमान में बिठा देंगे। फिर उसने कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। कार में बैठने के बाद शेन मेंगशी ने अचानक पूछा, वैसे तुम अभी क्या काम करती हो? लियू रुयान ने सामने देखते हुए जवाब दिया, मैं एक मिडिल स्कूल में प्रशिक्षु शिक्षिका हूँ। शिक्षिका? शेन मेंगशी ने स्टीयरिंग पर उंगलियां थपथपाई। तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारी शर्तें भी अच्छी हैं, फिर एक ही आदमी पर क्यों अटकी हुई हो? कॉलेज के दिनों में तुम्हारा रिश्ता बड़ा रोमांचक रहा होगा, है ना? लियू रुयान खिड़की के बाहर तेजी से पीछे छूटते दृश्यों को देखती रही। उसकी आवाज शांत थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ बहुत साधारण था। पहले उसने मेरा पीछा किया। वह रोज मेरे लिए गर्म पानी लाता था। जब मैं बीमार पड़ती थी तो पूरी रात मेरे पास बैठा रहता था। फिर हम साथ हो गए। शेन मेंगशी कुछ पल चुप रही, फिर अचानक पूछ बैठी, तो फिर ब्रेकअप क्यों हुआ? इधर लियू रुयान ने उलझन में सिर हिलाया। मैं भी जानना चाहती हूँ। शेन मेंगशी ने उसकी ओर देखा। उस शांत और खूबसूरत चेहरे को देखकर वह अचानक खुद पर हंस पड़ी। उसकी आंखों में बेहद जटिल भाव थे, थोड़ी ईर्ष्या और थोड़ी उदासी। स्टूडेंट लाइफ का पहला प्यार सच में बहुत खूबसूरत होता है। उसने धीरे से आह भरी। अफसोस, वो मेरा पहला प्यार था, लेकिन मैं उसका पहला प्यार नहीं थी। लियू रुयान हैरानी से उसके पास बैठी इस ताकतवर और कठोर स्वभाव वाली महिला सीईओ को देखने लगी। अभी कुछ देर पहले यही शेन मेंगशी अस्पताल के कमरे में जी बो का सबसे ज्यादा मजाक उड़ा रही थी, और अब पता चला कि जी बो उसका पहला प्यार था। वो कमीना आखिर कितने लोगों का दिल तोड़ चुका है। करीब 15 मिनट बाद गाड़ी एक रिहायशी इलाके के बाहर आकर रुकी। गाड़ी से उतरने से पहले लियू रुयान ने मुड़कर कहा, मुझे घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। शेन मेंगशी ने बुझाकर एशट्रे में फेंक दी और हमेशा की तरह सपाट लहजे में बोली, बस एक्सीलेटर दबाने भर की बात थी। लियू रुयान ने दरवाजा बंद किया और सड़क किनारे खड़ी हो गई। काली कार तुरंत नहीं चली। खिड़की से उसने देखा कि शेन मेंगशी ने एक और चलाई, फिर ब्रेक छोड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ गई। कुछ ही पलों में उसकी लाल टेल लाइट्स मोड़ के पीछे गायब हो गई। उधर तुमने वो मैंग मैंग के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि सवाल उसी पर पलट दिया। 50 लाख और प्यार, तुम किसे चुनोगी? वो मैंग मैंग अब बिस्तर छोड़कर साथ वाली कुर्सी पर बैठ चुकी थी। वह कुर्सी में सिकुड़ कर बैठी थी, थोड़ी हाथ पर टिकी हुई थी और पैर हवा में झूल रहे थे। 3 सेकंड से ज्यादा सोचो तो ये
50 लाख का अपमान होगा। तुमने सिर हिलाया और अचानक गंभीर होकर कहा, सच बताऊं, मुझे एक सिस्टम मिला है। वो मैंग मैंग ने तुम्हें ऐसे देखा जैसे किसी पागल को देख रही हो, लेकिन तुम बोलते रहे। सिस्टम ने मुझे एक मिशन दिया है, 4 रिलेशनशिप पूरे कर लूं तो 50 लाख मिलेंगे। इसी वजह से सब हुआ। बात खत्म करके तुमने उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर वो मैंग मैंग ने जोर से ताली बजाई। ओ तो ये बात है। तुम चौंक गए। तुमने यकीन कर लिया? वह बिना झिझक सिर हिलाकर बोली, बिल्कुल, हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। तुम इतनी बेवकूफी भरी कहानी बनाकर मुझे क्यों धोखा दोगे? पागल ही होगा जो तुम पर विश्वास नहीं करेगा। इतना कहकर उसने मोबाइल निकाला और कॉन्टैक्ट लिस्ट देखने लगी। वैसे मेरी पहचान एक मानसिक अस्पताल के डॉक्टर से हुई है, अच्छी दोस्ती भी है। अभी बुलाऊं क्या? तुम तुरंत जम गए। वो मैंग मैंग ने तुम्हारी हालत देखी और हंसते हुए मोबाइल वापस रख दिया। मजाक कर रही थी। फिर वह कुछ पल चुप रही, जैसे पुरानी बातें याद कर रही हो। रिलेशनशिप शुरू होने से पहले तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था, अगर कभी हमारा ब्रेकअप हो जाए तो क्या मुझे पछतावा होगा? तुम कुछ कहना चाहते थे क्योंकि वो बातचीत तुम्हें अच्छी तरह याद थी, लेकिन उसने तुम्हें बोलने का मौका नहीं दिया। मैंने कहा था कि मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन हर शब्द मजबूत था। मैं तुम्हें पसंद करती थी, इसलिए तुम्हारे साथ थी। उस समय वो मेरी सबसे सच्ची भावना थी। हमने साथ वक्त बिताया, साथ प्यार किया, एक दूसरे की दुनिया बने। अगर बाद में किसी वजह से अलग भी हो जाते तब भी वो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में से एक रहता। इतना कहकर वह अचानक बिस्तर पर जोर से हाथ मारकर बोली, लेकिन तुम हरामी, बिना किसी वजह के ब्रेकअप कर लिया, ग्रेजुएशन होते ही गायब हो गए। आखिर तुम्हारा मतलब क्या था? कमरे में 2 सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। फिर तुमने डरते डरते पूछा, वो क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? वो मैंग मैंग ने कुछ देर तुम्हें देखा, फिर हल्के से हूं कहा। तुमने राहत की सांस ली, फिर बहुत सावधानी से पूछा, वो अब क्या तुम मेरे गले पर रखी छुरी हटा सकती हो? वो मैंग मैंग ने नीचे देखा। उसके हाथ में सचमुच एक छोटी सर्जिकल छुरी थी। सॉरी, अभी थोड़ी ज्यादा भावुक हो गई थी। मैं फॉरेंसिक मेडिसिन की छात्रा हूँ, कभी कभी आदत से मजबूर होकर सर्जिकल चाकू हाथ में लेकर खेलती रहती हूँ। काफी सामान्य बात है ना? तुम कांपते हुए सिर हिलाने लगे, लेकिन मन ही मन उसे खूब कोस रहे थे। सामान्य? बिल्कुल नहीं। वो मैंग मैंग ने नाक सिकोड़ कर कहा, अब बताओ ब्रेकअप क्यों किया था? तुम कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, मैं बताऊंगा तो भी तुम यकीन नहीं करोगी। वो मैंग मैंग ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम क्या कहते हो। तुमने कई बार मुंह खोला और बंद किया। काफी देर सोचने के बाद आखिर बोले, असल वजह बहुत आसान है, क्योंकि मैं एक प्लेबॉय था। जैसे ही धोखेबाज शब्द उसके मुंह से निकला, कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। उसके बाद बस सर्जिकल चाकू के बेड की रेलिंग पर रगड़ने की आवाज सुनाई देने लगी। तुम घबराकर सिर पकड़ लेते हो। बहन जी शांत हो जाइए, आप अभी जवान हैं, अपराध की राह पर मत जाइए। मुझसे गलती हो गई, सच में गलती हो गई, कृपया चाकू नीचे रख दीजिए और हाथ बिल्कुल मत कांपने दीजिए। तभी वो मैंग मैंग धीरे से बोली, तुम्हें पता है, अगर मैं तुम्हारे शरीर में 30 बार चाकू मार दूं तब भी अस्पताल इसे सिर्फ मामूली चोट मानेगा। ये सुनकर तुमने घबराते हुए लार निकली। बहन जी माफ कर दीजिए, मुझसे सच में गलती हो गई। वो मैंग मैंग ने चाकू तुम्हारी गर्दन पर टिकाया। बताओ गलती कहाँ हुई? तुम कांपती आवाज में बोले, गलती ये थी कि मैं अचानक गायब हो गया, गलती ये थी कि बिना वजह ब्रेकअप कर लिया, और गलती ये भी थी कि मैंने तुम्हें मुझे पापा बुलवाया। वो मैंग मैंग ने लंबी सांस छोड़ी। छोड़ो, रहने दो, अगर तुम बताना नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। ये कहकर उसने चाकू वापस रख दिया। कोई मजा नहीं आया, मैं कॉलेज वापस जा रही हूँ, मेरी डिसेक्शन क्लास है। मौत के मुंह से बचकर निकले तुमने जल्दी से कहा, बहन जी जान बख्शने के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। एक और संकट टल गया। तुमने राहत की लंबी सांस ली और अपने अंधेरे से भरे संसार को दिलासा देते हुए सोचा, अब तो कम से कम 1 महीना आराम से अस्पताल में पड़ा रहूंगा, फिर सामान बांधकर गांव जाकर आराम की जिंदगी जीऊंगा। दोपहर में तुमने नर्स स्टेशन से एक केयरटेकर की व्यवस्था करवाई। उसकी फीस थी 280 रुपए रोज। वह एक जवान लड़का था, नाम था लू शिंग। लू शिंग उन लोगों में से था जो पहली मुलाकात में ही घुल मिल जाते हैं। बैठते ही उसने बातें शुरू कर दी। तुम वैसे भी किसी से बात करने को तरस रहे थे। अंधा होने के बाद मोबाइल लगभग बेकार हो चुका था, स्क्रीन दिखाई नहीं देती थी और वॉइस असिस्टेंट की रोबोटिक आवाज सुन सुनकर सिर दर्द होने लगा था। तुमने पूछा, कोई गर्लफ्रेंड है? लू शिंग मुस्कुराया, अभी आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन एक लड़की पसंद है। ये सुनते ही तुम्हारी दिलचस्पी जाग उठी। गपशप ऐसी चीज है जो किसी भी हाल में इंसान को जिंदा कर देती है। तुमने तुरंत कहा, जरा विस्तार से बताओ। लू शिंग के चेहरे पर खुशी छलक उठी। अरे भाई, वो बहुत खूबसूरत है, हमारे ही गांव की है, घर की हालत अच्छी नहीं है, उसका एक छोटा भाई भी है, अभी शंघाई में कॉलेज में पढ़ रही है। मैंने हाई स्कूल के बाद केयरटेकर का सर्टिफिकेट लिया और काम करके उसकी फीस और खर्चा उठाता हूँ। उसने कहा है कि ग्रेजुएशन के बाद मुझसे शादी करेगी। तुम्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई? अच्छा, तुम दोनों रोज कैसे बात करते हो? वो खुद तुम्हें मैसेज करती है? लू शिंग थोड़ा अटक गया। वो ये तुम तुरंत समझ गए, मतलब हर दिन गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट वाला पूरा पैकेज तुम ही भेजते हो? लू शिंग हैरान रह गया। अरे तुम्हें कैसे पता चल गया? मैं तो रोज मैसेज करता हूँ।
वो जवाब भी देती है, कभी कभी स्टिकर भी भेजती है, और उसने खुद भी मुझे मैसेज किया था। तुमने पूछा किस लिए? लू शिंग गर्व से बोला, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप में उसके लिए एक वॉर कार्टो वाला डिस्काउंट पूरा करने के लिए। भाई सोचो, उसने खुद मुझसे मदद मांगी, इसका मतलब वो भी मुझे पसंद करती है ना? उस वक्त लू शिंग इतना खुश था मानो उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। कुछ औपचारिक जवाबों को ही वह अपने प्यार का प्रमाण मान बैठा था। तुमने बेबस होकर आह भरी। पसंद? ये तो पूरा का पूरा सर्टिफाइड सिंप है। लू शिंग, एक शब्द सुना है, बेकार की गहरी मोहब्बत। आम भाषा में इसे खुद को धोखा देना या चापलूस आशिक होना कहते हैं। लू शिंग हंस पड़ा। भाई मजाक मत करो, मैं सिंप नहीं हूँ। उसने मुझसे शादी करने का वादा किया है, उसके लिए खर्च करना तो मेरा फर्ज है। तुम्हारी आंखें फड़क उठी। ऐसा करते हैं, हम दोनों एक शर्त लगाते हैं। तुम उसे मैसेज करो कि हाल ही में तुम पर कर्ज चढ़ गया है और अब शायद उसका खर्चा नहीं उठा पाओगे। अगर वो सच में तुमसे प्यार करती है तो सबसे पहले पूछेगी कि कर्ज कैसे हुआ, कोई परेशानी है क्या उसे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। लेकिन अगर वो तुम्हें सिर्फ एटीएम समझती है तो उसे तुम्हारी हालत से कोई मतलब नहीं होगा। वो सिर्फ इतना कहेगी कि जल्दी से समस्या हल करो और पैसे भेजो, क्योंकि उसके लिए अहम तुम नहीं बल्कि तुम्हारे भेजे हुए पैसे हैं। शर्त एक खाने की दावत की। मंजूर? लू शिंग कुछ देर सोचता रहा। बस इतनी सी बात? तुमने बिना झिझक सिर हिलाया। हाँ बस इतनी सी। लू शिंग ने जोर से जांग पर हाथ मारा। भाई तुम हारने वाले हो, ये कहकर उसने मोबाइल निकाला और तेजी से मैसेज टाइप करके भेज दिया। फिर स्क्रीन को घूरने लगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट बीत गए। उसकी उंगलियां बेचैनी से घुटनों पर थाप देने लगी। तभी अचानक फोन जोर से वाइब्रेट हुआ। वह लगभग उछल पड़ा। भाई जवाब आ गया। उसने जवाब दे दिया। जवाब आ गया।